हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस इन सीरीज पीवाईक्यू मास्टर सीरीज। इस सेशन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे मतलब अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, ये 40 क्वेश्चंस। और इसमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मेट जेईई मेंस ने जो पूछा है वो हम इन पीवाईक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में दे रखा है A1 A2 A3 अप टू AN है, शायद AP में दे रखा है। एन टर्म्स की बात करें अगर मान लो तो A7 3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 मिनिमम है एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 0। ठीक है, और उसके बाद पूछा है n फैक्टोरियल इनटू में माइनस में ये चीज। अब ध्यान से देखा जाए तो उसके सबसे पहले बात हो रही है A7 की। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं A7, इसका 3 दे रखा है। उसके बाद A1 A7 से 6D कम है, तो ऐसा लिखूं, अगर मैं 6D मतलब D इसका कॉमन डिफरेंस लेकर चलें तो मैंने लिखा A1 को 3 माइनस 6D। और इसी तरह से A4 अगर मैं लिखता हूं तो A4 7 से 3D कम होगा, तो 7 से नहीं मतलब A7 से 3 माइनस 3D। और ये प्रोडक्ट हमें करना है मिनिमम, ये प्रोडक्ट है मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू से मतलब नहीं है, इसको मिनिमम होना है। तो अगर मैं 3 दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो 9 अंदर रहेगा 1 माइनस 2D और इधर रहेगा 1 माइनस D। तो ये दिख रहा है मुझे 2D स्क्वायर माइनस 3D प्लस 1 इंटू में 9। ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा? व्हेन D इज इक्वल टू माइनस B बाई 2 है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अपवर्ड क्वाड्रेटिक, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा? जब उसका वर्टेक्स वाले पॉइंट पर मिनिमम होता है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल d की वैल्यू माइनस B बाई 2 है। तो माइनस B बाई 2 है मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 2, मतलब 3 बाई 2 हमें 3 बाई 4 दिख रहा है। 2a मतलब 4 हो जाएगा, 3 बाई 4। अब D की वैल्यू मेरे सामने है और अभी तक हमने जो काम किया है वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब इसने क्या रखा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 0 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो A7 मेरे पास में है, तो A1 कितना है देखो, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 इंटू में D। ये लिखा तो दिख रहा है मुझे 3 माइनस में 9 बाई 2, ये है माइनस का 3 बाई 2। अब हम देखते हैं n टर्म्स का सम। तो n बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ये है 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से n माइनस 1 आता हुआ दिख रहा है, n माइनस 1 दिख रहा है मुझे, 3 कैंसिल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा 4 और क्लियरली n कितना है 5, n 5 आया। उसके बाद ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू n इंटू n प्लस 2 A35। ये लिखता हूं मैं 5 फैक्टोरियल मतलब 120 माइनस 4 इंटू A35। तो मैंने लिखा A1 माइनस 3 बाई 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 34 इंटू में D मतलब 3 बाई 4। ये दिखा मुझे 120 माइनस का माइनस 4 मतलब ये कितना है, प्लस का 6 और साथ में दिख रहा है माइनस का 4 से 4 कैंसिल हुआ। ये दिख रहा है 2 और 9 102। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास में 102 माइनस करेंगे तो बनेगा 18 प्लस 6 मतलब 24। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के 3 टुकड़े तुम्हें समझ में आना चाहिए। पहला टुकड़ा कि उसने जो प्रोडक्ट मिनिमम दे रखा था उसका यूज करके मैंने सबसे पहले तो D पता किया। दूसरा पार्ट, क्योंकि उसने सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, इसको सॉल्व करके हमने n पता किया। और इसका तीसरा पार्ट जो था उसमें n फैक्टोरियल माइनस ये हमें फाइनली वैल्यू पता करनी थी। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हमें A और B 2 सीरीज है, A और B 2 सीरीज है। इनफैक्ट 2 सेट हैं जिसके अंदर AP की टर्म्स हैं, है ना, और दोनों के अंदर 20-25 टर्म्स हैं। और हमसे NA यूनियन B पूछा है। NA यूनियन B जो होगा वो होगा NA प्लस NB
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से अगर मैं देखूं तो एन ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है मुझे। एन ए तो 2025 है ही, ये 2025, तो आ जाएगा 4050 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरा जो क्वेश्चन है वो टिका हुआ है दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स निकालने में। तो दो एपी के बीच में कॉमन टर्म्स निकालने का तरीका बहुत सीधा एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। हम पहले उसकी फर्स्ट कॉमन टर्म देख लेते हैं, 1 6 11 9 16, तो ये 16 जो है फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रही है हमें, ठीक है। तो 16 फर्स्ट कॉमन टर्म है, और फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस 5 है, सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस 7 है, तो जो कॉमन टर्म्स वाली सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 35, ठीक है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करने की है कि जो हमारे पास में दोनों एपी है, ए वाली और बी वाली, उसमें क्लियर दिख रहा है कि बी वाली सेट के अंदर बड़ी टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि कॉमन टर्म्स, जो सबसे बड़ी कॉमन टर्म होगी वो कहां से देखें। वो डेफिनेटली कॉमन टर्म है तो दोनों में तो होगी, पर हमें देखना यह है कि किसकी सबसे बड़ी हो सकती है वो टर्म। तो वो ए से अगर हम ध्यान से देखें तो ए की सबसे बड़ी टर्म जो कॉमन है वही डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वाली टर्म तो फिर बी में ए में होंगी ही नहीं, तो वो ए और बी में कॉमन कैसे होंगे। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि इस सीरीज की जो कॉमन टर्म्स की सीरीज मैंने पता कर ली है, एपी जो है, इसकी मैं पता कर लेता हूं nth टर्म। तो इसकी nth टर्म आ जाएगी मेरे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है 35। अब ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, दिस शुड बी देयर इन सेट ए, क्योंकि अगर ये सेट ए में नहीं हुआ फिर फायदा क्या हुआ इसका। अच्छा, सेट ए से लेस देन इक्वल टू चेक कर रहा हूं, बी से क्यों नहीं चेक कर रहा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि वो जो टर्म होगी वो बी की टर्म्स ए से बड़ी रहेंगी, बाद वाली टर्म्स, है ना। तो जो सबसे बड़ी टर्म है कॉमन टर्म्स की सीरीज में, वो ए में प्रेजेंट अगर है तो वो डेफिनेटली बी में तो फिर होगी ही होगी। अच्छा, लेस देन इक्वल टू करा देता हूं। जो यहां पर सबसे बड़ी जो ए की टर्म आ सकती है, तो ए में टर्म्स कितनी है, ए में टर्म्स है 2025, तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा इसका 2024 इंटू में d इसका कितना है 5। तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 35 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 16 प्लस ये दिख रहा है 10 120। प्रोडक्ट करा के देखो, 5 इंटू 24 और इंटू, हाँ ठीक है, n माइनस 1 आ रहा है लेस देन इक्वल टू 120 माइनस 15 105 डिवाइडेड बाय 35, ये कैंसिल तो हो रहा है, 2021 डिवाइडेड बाय 7। तो n आ रहा है अपने पास में लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 262 बाय 7 8 और फिर 61 बाय 7, ये फिर से 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो n जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू 289 है। तो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सबसे जो नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन आ सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 289 हो जाएंगे, ठीक है। यही एक तरह से अपना एन ए इंटरसेक्शन बी है जो हम पता कर रहे थे। और अब अपना आंसर हम लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा 4050 माइनस 289, और ये आ रहा है 1 14 माइनस 8 6, और फिर इधर से 7 3761। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 रहा। नेक्स्ट पर आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेट्स A and B each containing 3 numbers in EP. Let the sum and the product of the elements of A and B be 36 and P respectively and P respectively. वापस पढ़ते हैं। Let the sum and product of the element of A and B be 36 and P respectively. And the sum and the product of the element of B, अच्छा ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ। Sum and product of the element of A be 36 and P respectively, and the sum and product of the element of B is 36 and Q। अब ये ठीक है। तो इसने बोला है कि दो सीरीज है, दो सेट हैं A और B, उस सेट में तीन नंबर्स हैं और वो तीनों ही नंबर्स
ए वाले भी और बी वाले भी ए पी के अंदर है, और ए वाले नंबर्स का सम भी 36 है, बी वाले नंबर्स का भी सम 36 है, ए वाले नंबर्स का प्रोडक्ट पी है, बी वाले नंबर्स का प्रोडक्ट क्यू है. लेट डी एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज. इसका कॉमन डिफरेंस डी बोल दिया, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी बोला है, और कैपिटल डी हमें दे रखा है स्मॉल डी प्लस 3. डी पॉजिटिव है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू हमें बता रखा है, 19/5 दे रखा है. अब ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसको देखते मन में क्या आएगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. अगर मैं इसमें लगाता हूं तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 19 प्लस 5 अपॉन 19 माइनस 5. तो ये तो हमें दिख रहा है q q कैंसिल, 2p p p कैंसिल, ये तो आ रहा है p बाई क्यू इज इक्वल टू 24 बाय इधर कितना है 19 माइनस 5 मतलब 14, ये कैंसिल हो रहा है 12/7 पर. तो एक तो पी क्यू में क्लियर हमें रिलेशन पता है. अब हम इधर आते हैं, जब एपी की 3 टर्म्स का सम 36 हमें दे रखा है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि तीनों टर्म्स अगर मैं मानता हूं, बीच वाली टर्म को थीटा, आगे वाली को मान लेता हूं थीटा प्लस डी, पीछे वाली को थीटा माइनस डी, तीनों का सम 3 थीटा 36 हो जाएगा. तो यहां से मिडिल टर्म क्लियरली क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और ये तो रिजल्ट टाइप का सा भी है अपने लिए, इतनी बार फ्रीक्वेंटली यूज होता है. 12 मिडिल टर्म हो जाएगी, अगली टर्म हो जाएगी 12 प्लस डी, और पीछे वाली टर्म हो जाएगी 12 माइनस डी. और इसी तरह से बी वाली टर्म्स मान लेता हूं 12, और इधर वाली 12 प्लस कैपिटल डी, और इधर 12 माइनस कैपिटल डी. अब वेरिएबल कम करने के लिए कैपिटल डी की जगह हम लिख देते हैं डी प्लस 3 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है. तो ये लिख दिया मैंने 12, और 12 प्लस डी मतलब 15 प्लस स्मॉल डी, और इधर आ जाएगा 12 माइनस 3 माइनस डी मतलब 12 मतलब 9 माइनस डी हो जाएगा ये, ठीक है. अब इन तीनों का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, जो स्मॉल ये जो p है वो दिख रहा है 12 इंटू में 12 माइनस डी इंटू में 12 प्लस डी डिवाइडेड बाय q है 12 इंटू में 9 माइनस डी इंटू में 15 प्लस डी. ये हमें दिया हुआ है 12/7. अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमसे करवा रहा है, ये दिख रहा है मुझे 144 माइनस डी स्क्वायर इंटू में 7 इज इक्वल टू 12 इंटू में ये है 9 इंटू 15 135 प्लस 9d माइनस 15d माइनस 6d और माइनस में d स्क्वायर. और हमसे क्वेश्चन वाला फाइनली पूछ क्या रहा है, p माइनस क्यू पूछ रहा है, p माइनस क्यू पूछ रहा है. जैसे ही हम d पता कर लेंगे तो बेसिकली p आ ही जाएगा, p आ जाएगा तो हम p माइनस क्यू भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है. तो चलो d पता कर रहे हैं हम यहाँ से, और ये अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये आएगा 5d स्क्वायर प्लस 72d माइनस 1620 प्लस 1008 प्लस का रहेगा, प्लस का नहीं माइनस का रहेगा 612 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का सोच रहे हैं हम. अब ऐसी क्वाड्रेटिक बनती है तो एक बार तो डाउट आता है कि कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या. तो ये मानते हुए कि सही है तो फैक्टराइज करने की कोशिश करी जाए. 612 इंटू 5 का प्रोडक्ट, इसको फैक्टराइज कर लो. 5 इंटू में यह है 6 इंटू में 102, और फर्दर फैक्टराइज करें तो 5 इंटू में 12 इंटू में 51. तो अब 72 प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 72 से बड़ा नंबर सोचना है, और उसके अंदर 51 का एक टर्म हमें ब्रेक करना ही है फिर, ठीक है. तो 72 इधर से कितना आ रहा है 60 51 नहीं जा रहा, 60 51 का सम हमें क्या दिखाना है 72 नहीं जा रहा. तो अगर मैं और कम ज़्यादा करूं 5 4 20 और 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 उधर भेज दें, 102 ही रहने देते हैं, मतलब अरे ये तो ऊपर अच्छा सा दिखा 30 और 102 इसी का डिफरेंस कितना है 72 है तो अच्छा था. 5d स्क्वायर प्लस 102d माइनस 30d माइनस 612, ये बन रहा है 5d कॉमन, d 5d कॉमन नहीं आ रहा, d कॉमन आ रहा सिर्फ, d 5d प्लस 102 और माइनस का इधर से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 6 तो ये रहेगा d 5d प्लस 102. तो यहाँ से d मुझे दिख रहा है एक तो माइनस का 102/5 या फिर d दिख रहा है 6.
अब डी पॉजिटिव क्लियर कट दे रखा है तो ये तो रिजेक्ट हो गया, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हम पी और क्यू का प्रोडक्ट का डिफरेंस लिख देते हैं, पी माइनस क्यू कितना है 12 माइनस डी इंटू में 12 प्लस डी और माइनस का 9 माइनस डी इंटू में 12 इंटू में 15 प्लस डी। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है, 12 माइनस डी मतलब 6 इंटू में 18 माइनस ये कितना है 3 और इधर है अपने पास में 21। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ 3 तो 12 इंटू में 9 ये रहेगा 6 2 12 माइनस 7 तो 12 इंटू में 9 कितना है 108 इंटू में 540 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको मेरे हिसाब से मैं अगर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो देखते ही सॉल्व करने नहीं लग जाऊंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारी कैलकुलेशंस के अंदर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, क्वेश्चन में दे रखा है A1 से लेकर टर्म्स AP में है और A1 से लेकर 10 टर्म्स का सम दे रखा है, इनफैक्ट रेशियो दे रखा है P टर्म्स के साथ में। तो मैंने लिखा n/2 2A1 प्लस n-1D डिवाइडेड बाय n/2 मतलब P लिख रहा हूँ मैं इनकी जगह, समझ में आ रहा था, में 2A1 प्लस P-1D ये रेशियो हमें दे रखा है 100/P² और P 10 नहीं है, मेंशन किया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, उसका P से P² कैंसिल हुआ, 10 से 100 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास में 2A1 प्लस 9D अपॉन 2A1 प्लस P-1D इज इक्वल टू 10/P। यहाँ तक हमारे पास में ये चीज़ है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2A1P या 2AP लिख देते हैं, A1 को मैंने ये लिख दिया, ध्यान रखना, प्लस 9PD इज इक्वल टू 20A प्लस 10D इंटू में P-1 ये दिख रहा है अपन पे 2AP प्लस 9PD इज 20A प्लस 10PD माइनस 10D तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 20A है हमारे पास में इधर और 10PD है, ये कम से कम PD पर कैंसिल हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 20A उधर भेज देता हूँ तो ये कॉमन आ रहा है 2A P-10 इज इक्वल टू PD और 10D, अगर D कॉमन लेते हैं तो P-10 D के इक्वल आ जाएगा और ये क्लियरली क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है P 10 के इक्वल नहीं है, तो D आ रहा है अपने पास में 2A के इक्वल। ठीक है, और जैसे ही D 2A के इक्वल आ जाएगा A11 क्या आएगा, A प्लस n-1 D विच इज 2A डिवाइडेड बाय A प्लस 9 इंटू में D विच इज 2A और ये दिख रहा है 21 अपॉन 18 प्लस 1 19। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमें दे रखा है A1 A2 B2 अर्थमेटिक मीन्स एंड G1 G2 G3 be 3 ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। तो मैंने पॉजिटिव नंबर्स A B मान लिए और इनके बीच में A1 A2 इनका अर्थमेटिक मीन है, G1 G2 G3 इनके ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है G1 की पावर 4 G2 G3 इन सब की बात कर रहा है, तो G1 क्या है, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के जो फाइनल सर्च सेशन है उसमें बात भी करी थी कि G1 क्या लिखा जा सकता है, A³ B टू द पावर 1/4 A² B² टू द पावर 1/4 और AB³ टू द पावर 1/4। अब यहां से G1 की पावर 4 कितना आएगा, A³ B प्लस A² B² प्लस AB³ प्लस G1² A³ B और साथ में G3 मतलब AB³ का स्क्वायर था तो पावर 1/2 रह जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है A³ B प्लस A² B² प्लस AB³ प्लस A² B² यहाँ से हमारे सामने आएगा। अगर मैं AB कॉमन लेता हूँ मेरे पास में बच रहा है A² प्लस 2AB प्लस B², ये दिख रहा है AB A प्लस B होल स्क्वायर, ये अपने पास में है। अब AB कौन है,
ए बी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को क्या लिखा जा सकता है? जैसे अगर मैं यहां से देखूं, ए बी का प्रोडक्ट वही होगा जो G1 G3 का प्रोडक्ट है, तो इसको लिखा जा सकता है G1 G3। और उसके बाद में A प्लस बी क्या है? दोनों नंबर्स का सम वो किसके इक्वल रहेगा? A1 प्लस A2 के इक्वल रहेगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। G1 G3 A1 A2 का होल स्क्वायर, G1 G3 और A1 A2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहां से दिख रहा है। तो ये एक अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 6, 7, 8 हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो होमवर्क के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि एक सीरीज दे रखी है, दूसरी सीरीज दे रखी है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन देम। कॉमन टर्म्स की सीरीज निकालने का एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर कर रखा है हमने, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स आर इन एन एपी। एपी के अंदर है विद कॉमन डिफरेंस 6। तो इंटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगन का, उसका सम का फॉर्मूला कितना है? उसका है n-2 पाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल रहेगा? यहां पर अगर मैं लगाऊं, क्योंकि दूसरा जो मैं फॉर्मूला, ये तो किसका फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला है, क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स के सम का, n-2 पाई n साइडेड पॉलीगन के लिए। और हम यूज कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है, और लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 219। तो अगर मैं n/2 219, मतलब फर्स्ट टर्म मैंने एक तरह से मान ली 219 प्लस n-1, इसका डबल भी तो करना है, n-1 इंटू में d -6, ये डिग्री मैंने लिख दिया। अब इसको लिख देता हूं n-2 इंटू में 180 डिग्री। दोनों तरफ से अगर हम यूनिट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 लिखूं तो आएगा n, इधर रहेगा 219 और माइनस का 3n प्लस 3, ये सब कुछ बन रहा है। अब ये है अपने पास में, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? 180n माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 3n स्क्वायर और प्लस है अपने पास में 222n। तो ये है 3n स्क्वायर माइनस का 42n माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस कितने पर जा रहा है ये? 120 इज इक्वल टू 0। और ये तो बहुत आराम से फैक्टर्स हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 6n माइनस 120। ये है n माइनस 20 प्लस 6n माइनस 20। यहाँ से अपने पास में आ जाएगा n इज इधर 20 और n माइनस 6 को देखते ही हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया? n इज 20, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में दे रखा है A1 से लेके 2024 तक की AP है, सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 से लेकर A2020 तक का सम प्लस A2024 2020 33 सॉरी 2233 दे रखा है, 2233 दे रखा है। देन हम इन सब का सम पूछा है। तो ध्यान से देखो, AP का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, A1 और A2024 का सम, इनके सफिक्स का सम देखो कितना आ रहा है, 2025 आ रहा है। वही सम A5 और A2020 का होगा, वही सम A10 और A2015 का होगा। तो अब बस देखना ये कि कितनी टर्म्स हैं। अगर टर्म्स गिनना चाहें हम तो 5 से लेके, मतलब A5 से लेके 2020 तक की टर्म्स गिन रहे हैं। तो मैंने डिफरेंस लिया 2015 डिवाइडेड किया मैंने 5 से, कितने पर जा रहा है 403। और इसमें हमें, क्योंकि मैं कॉर्नर भी इंक्लूड कर रहा हूं ये वाले, तो 404 टर्म्स हो जाएंगी। ये 404 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये हो जाएंगी, टोटल 406 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर्स बनेंगे? 203 पेयर्स बनेंगे। तो 203 इंटू में A1 प्लस A2024 इज इक्वल टू 2033। मैंने 2020 क्यों बोलता हूँ बार बार इसको, ये 22 है ना। और
इसके बाद में ये जो सम हमसे पूछा है, इस सम की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? टोटल टर्म्स कितनी है? 2024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में A1 प्लस A2024, ये हमसे पूछा है। तो ये आ जाएगा 2024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2233 डिवाइडेड बाई 203। ये कुछ अच्छे पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये 11 से डिविजिबल है। 11 इंटू में 203 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो रहा है 21012, और 11 इंटू 1012 2101 इधर आएगा 23111। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तीनों इक्वेशन डुएबल हैं, और जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, बाकी तो हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास में ये क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पी क्यू आर हमें दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट जीपी, और साथ में हमें ये चीज़ दे रखी है। अब पी क्यू आर अगर नॉन कांस्टेंट जीपी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इसको? मैंने इस तरह से लिखा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी कॉमन रेशो कुछ मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, पी आर एक्स माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँचे। अब पी तो कैंसिल हो ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, और हमें दे रखा है इसका अगर यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है 3/4 के इक्वल। अब अल्फा प्लस बीटा यहां से अगर देखें तो माइनस आर है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है यहां से? माइनस आर स्क्वायर है, जो कि है 3/4 के इक्वल। तो यहां से आर दिख रहा है मुझे 4/3, कैपिटल आर कितना है? 4/3। अब कैपिटल आर अगर 4/3 है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक है उसमें आर पूरी तरह से नो नहीं हो गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व ही हो जाएगी फिर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 16/9, तो मतलब 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है 12/9, माइनस का आएगा लेकिन स्क्वायर कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 16/9। और ये मुझे दिख रहा है कुछ अच्छा है क्या? 4/3 का स्क्वायर 16/9 प्लस 4 इंटू में 16/9, तो 5 इंटू में 16/9 है, तो 80/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है जेई ने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है A1 A2 A3 जीपी में इंक्रीजिंग जीपी की टर्म्स दे रखी है। अच्छा, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, ध्यान रहे, तो इसका मतलब सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग है तो हम कह सकते हैं कि आर क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि इंक्रीजिंग है तो मैथमेटिकली इंक्रीजिंग का मतलब आर 1 हो सकता है वैसे, ठीक है। तो इसलिए हम आर को एक बार के लिए ग्रेटर देन 1 साथ में लिख लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि इंक्रीजिंग शब्द का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लेकर चल रहे ना, कि 5 को भी क्या बोला जा सकता है? इंक्रीजिंग जीपी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है A1 A5, तो मैंने लिखा A1 को A5 को लिखा AR⁴ 28 हमें दे रखा है, और उसी तरह से A2 प्लस A4 मतलब AR प्लस AR क्यूब 29 हमें दे रखा है। अब हम चाहते हैं कुछ ना कुछ एलिमिनेट अगर कर दें, तो हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो वैसे यहां से अगर बात करें तो AR² का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें 28, तो क्लियरली AR² कितना आ रहा है? √28। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले से ही पता है मेरे को दोनों पॉजिटिव है। अब ये R² की वैल्यू अगर हम यहां पर यूज कर लें तो AR कितना है? √28/R, ठीक है। और AR² में इंटू R करेंगे तो एक तरह से √28 इंटू में R क्या है? 29 है। तो हमें दिख रहा है कि 1/R प्लस R इज 29/28 का अंडर रूट।
अब ये एक्सप्रेशन हमारे सामने है। हमसे पूछा क्वेश्चन में वैसे क्या है, पूछा है a6 कितना है, a r⁵ है। तो अब a r⁵ हम सीधा पहुंच सकते हैं क्या, ar² पता है अभी तक, तो r³ से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमें क्यूब तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब r पर फाइंड करने की मेहनत तो करनी है हमें। इसको देखते हैं अब क्या लिखा जा सकता है। ये बन रहा है 1 + r² अपॉन r = 29 अपॉन √28। ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा इसको देखें तो या तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, या एक चीज़ यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम r पहचान सकते हो क्या। देखो अगर r पहचानो तो नीचे √28 है, ठीक है, और ऊपर r² + 1 दिख रहा है, तो r 28 का स्क्वायर 28 + 1 29। तो बाई चांस एक चीज तो हमें दिख ही रही है कि r की एक वैल्यू तो कितनी आनी है, 28 आने वाली है। ठीक है, और अगर एक वैल्यू 28 आ जाएगी तो दूसरी भी हम निकाल ही सकते हैं वैसे तो, और बाकी हम देखें तो दूसरी जैसी भी आए, इसको नेक्स्ट स्टेप पर लिखूं अगर मैं क्या लिखूं, r² - 29/√28 r + 1, इस तरह से लिखा मैंने, = 0। अब इसका एक रूट मुझे दिख रहा है √28, जो मैंने हिट इंटरवल से देख लिया एक तरह से, नहीं तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/√28 होगा, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि जीपी इंक्रीजिंग है, तो r > 1 ही होना चाहिए। तो सीधा सीधा r कितना आ गया, √28। r अगर √28 आ चुका है तो हमारे पास में ar² मतलब a × 28 कितना है, √28 मतलब a कितना है, 1/√28 आ गया। अब हमसे पूछा है a6 मतलब a 1/√28 और r⁵ मतलब 28 का स्क्वायर इंटू में √28, ये कैंसिल हुआ। 28 का स्क्वायर जो है वो 23 के स्क्वायर वाली लास्ट वाली दो टर्म्स, 23 नहीं सॉरी माय बैड, 22 की जो लास्ट की दो टर्म्स हैं, तो 784। ठीक है, सीधा याद भी रखा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मल्टीप्लाई करा के देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास में, लेट x1 x2 x3 x4 बी इन GP, 2 7 9 5 are subtracted respectively from these four terms, then resulting numbers are in AP, then find the product। ये करना है हमें, तो इसमें स्टार्ट हम कर लेते हैं कि जो नंबर्स जीपी में दे रखे हैं, तो मैंने लिख दिया ar² और ar³। अब 2 7 9 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो a - 2 ar - 7 ar² - 9 और ar³ - 5। अब ये जो चार नंबर्स हैं वो AP के अंदर है, तो AP की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में हम यूज करते हैं। ये तीनों पर अगर AP लगाऊं मैं, तो मैं लिख सकता हूं 2ar - 14 = a - 2 + ar² - 9। पहला काम तो हमने ये कर लिया। एक सेकेंड, हाँ इधर देखते हैं। ये मुझे दिख रहा है ar² - 2r + 1 = -11, उधर जाके 11 - 3, तो ar - 1 का स्क्वायर अपने पास में है -3। अब अगर हम इन तीन नंबर्स की बात कर लें, अरे ये कौन से तीन उठा लिए मैंने, इन तीन नंबर्स की बात करें तो ये भी AP में, तो हमने लिखा 2ar² - 18 = ar + ar³ - 7 - 5। तो इसको देखा तो मैंने लिखा ar कॉमन, r² - 2r + 1 = -18 + 12 माइनस का 6। अब यहां से भी मुझे दिख रहा है ar r - 1 स्क्वायर इज -6। तो जैसा स्टार्ट था क्वेश्चन का, ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेशन ज्यादा होगी, पर नहीं हो रही। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो r मेरे पास में आ रहा है 2, और अगर r2 आ चुका है इसी में पुट कर दें वापस, तो r - 1 मतलब 1, और a आ जाएगा यहां से -3।
और क्वेश्चन पूछ रहा है 1/24 x1 मतलब a मतलब -3, फिर AR -6 -12 -24, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और 24 से कैंसिल करेंगे 18 इंटू में 12 और ये दिख रहा है मुझे 6 3 18 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द सम ऑफ द सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज 21, तो सेकेंड मतलब AR, फोर्थ मतलब AR क्यूब, सिक्स मतलब AR टू द पावर 5 is equal to 21 and sum of its 8th AR to the power 7, 10th AR to the power 9 और 12th AR to the power 11 is 15309। sum of first 9 terms हमें पता करना है। तो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम का मतलब ये हो गया कि हमें कुल मिला के जीपी फाइंड ही करनी है। तो यहाँ से अगर मैं AR to the power 7 ही कॉमन लेता हूँ, AR to the power 7 अंदर रहेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R to the power 4 इज 15309 और इधर से अगर मैं लिखूँ AR कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R to the power 4 इज 21 और क्लियर सिमिलर सा क्वेश्चन है, डिवाइड कर लेते हैं। R to the power 6 क्या आ जाएगा, 21 पर कैंसिल करते हैं 7 से 2 और 131 और ये रहेगा 660, 8 पर जाएगा फिर 49 7 और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3 और ये भी कैंसिल हो रहा है शायद 3 7 और ये 2 9 729। अब 729 एक जाना पहचाना नंबर है, ये है 3 क्यूब है 27 और उसका स्क्वायर ही तो है ये, तो R यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ जाएगा, है ना। 81 है 3 की पावर 4 फिर 243, हाँ बिल्कुल ठीक है। R अपने पास में 3 आ चुका है। R अगर 3 है तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो ये दिख रहा है 3R प्लस 27 R 27 मैंने R रखा है ना, A आएगा ना वही तो अगर मैंने R को 3 रखा तो मेरे पास में आएगा 3A प्लस A मतलब 27A प्लस 81 फिर आ जाएगा 243A इज इक्वल टू 21 और यहाँ से हमें दिख रहा है 3273A इज इक्वल टू 21। क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से तो नहीं है, 3 से लग रहा है। 91A इज 7 और यहाँ से A आ रहा है 7/91। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो A R to the power 9 minus 1 upon R minus 1 कर रहा हूँ मैं, तो ये आ रहा है 7/91, 3 to the power 9 minus 1 upon 3 minus 1, ये हमें दिख रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। अब तो बस इसको कैलकुलेट ही करना है। 791 कैंसिल होकर बन रहा है 1/13 और 3 to the power 9 नीचे तो दिख रहा है 2, 3 to the power 9 तो याद नहीं है भाई मुझे। 3 to the power 6 है 729 इंटू में 27 कर लेते हैं तो ये बन रहा है 7963 602 49 और 2 5103 इंटू में 8145, ठीक है। इधर आएगा 413691। अब इसका क्या पर्पज़ है कि ये इन्होंने दिया है भाई 1/13 ऊपर है 19682/2, 2 पर कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है 9841 डिवाइडेड बाय 13। होपफुली कट जाना चाहिए क्योंकि आंसर तो इंटीजर फॉर्म में है ना। तो ये 13 6 पर 78 7 पर 91 फिर बनेगा 74, तो ये 5 पर 65 और फिर बनेगा 91 फिर 757 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा मतलब टायरिंग जॉब कह सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फिर से 2 जीपी है, मतलब 2 क्वेश्चन है जो जीपी के हैं। इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m। फोर्थ टर्म 500 है
तो मैंने लिखा AR³ इज इक्वल टू 500 और कॉमन रेशो 1/m है तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो A/m³ कितना दे रखा है, एक तरह से 500 दे रखा है और m ध्यान रहे नेचुरल नंबर है। Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस GP और साथ में लिखा हुआ है S6 जो है ग्रेटर देन S5 प्लस 1 है और S7 जो है लेस देन S6 प्लस हाफ है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो ध्यान से देखा जाए तो कंडीशन S6 पर ही तो है। S6 ग्रेटर देन है S5 प्लस 1 और लेस देन है दोनों S6 इधर से ग्रेटर है, दोनों से ग्रेटर है क्या, दोनों पर ही ग्रेटर है, हाँ दोनों पर ही ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पहले वो S6 वाला देखता हूं। इनफैक्ट S6 माइनस S5 ही तो है, देखो S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है और S7 माइनस S6 लिखा हुआ है लेस देन हाफ। ये क्या है, ये एक तरह से 6th टर्म है और ये कौन है, 7th टर्म हाफ से कम है। अब T6 कितना है, अगर अपने पास में 4th टर्म दे रखी है, ठीक है 4th टर्म अगर ये है तो 6th टर्म क्या हो जाएगी 500 अपॉन m²। बेसिकली मैंने 4th टर्म को 2 बार r से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6th टर्म मिल जाएगी मुझे ग्रेटर देन 1 एंड 7th टर्म क्या हो जाएगी 500 अपॉन m³, ये है लेस देन हाफ। ठीक है, ये हमारे पास में एक कंडीशन मिल रही है, तो इसका मतलब m² जो है वो लेस देन 500 है। ठीक है, m² लेस देन 500 है और m³ जो है दैट इज ग्रेटर देन, m³ उधर जाएगा टू 1000 है। ठीक है, तो m जो है ग्रेटर देन 10 तो दिख रहा है और यहाँ से m जो है लेस देन √500, तो √5 10√5 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, 100 और √5 बिल्कुल ठीक है। तो m किसके बीच में लाई कर रहा है, 10 से ग्रेटर है और 10√5 से स्मॉलर है। अब 10√5 जो है वो कितने पॉइंट समथिंग, मतलब 10 से तो डेफिनेटली बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 13 से बड़ा है क्या। अब ये देख लो कि इसका स्क्वायर कितना है 500, 13 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर अपने पास में, अरे मैं √5 को मैंने 2 से बड़ा है ना, मैं 12 क्यों सोच रहा हूँ, फिर वो सीधा सीधा कितना दिख रहा है 20 से तो बड़ा है ही है। ठीक है, और 500 है तो 20 से बड़ा है, 21 से भी बड़ा हो जाएगा, 22 से भी बड़ा हो जाएगा, 23 से बड़ा नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसा कह सकते हैं 22 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और 10 से ग्रेटर है तो 11 से लेकर के कहाँ तक जा सकते हैं हम, 22 तक जा सकते हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 11 + 1 12 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12।